सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 3 वीडियोस इसकी आ चुके हैं, 2 मॉक टेस्ट इसके आ चुके हैं। तो इसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट करने वाले हैं। लगभग 3 वीडियो के 4 वीडियो इसकी और बनेगी और आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी वर्किंग के हिसाब से भी, जो भी आप बैंक में करते हो। तो ये जो टॉपिक है ये किसी भी को नहीं छोड़ना है, किसी भी कैडर को नहीं छोड़ना है। इसको अच्छे तरीके से जरूर करना है। क्वेश्चन भी इसमें से बहुत सारे बन जाते हैं आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास सेक्शन 36 लाइबिलिटी ऑफ पीरियर पार्टीज। देखिए, until the instrument is duly satisfied, every peer party is liable to the holder in due course। कि भाई जब तक जो है until the instrument is duly satisfied, every peer party is liable to the holder in due course। यानी कि जितनी भी पार्टीज होंगी, पीरियड पार्टी का मतलब क्या होता है? पीरियड पार्टी का मतलब होता है भाई जिसने पहले उसको मान लो एंडोर्स किया या फिर जो होल्डर है, तो जितनी भी पार्टीज उसके अंदर आती है वो सारे की सारी, और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसके लिए वो सारी सारी लाइबल रहती हैं। पीरियड पार्टीज इंक्लूड द मेकर, ड्रॉवर, एक्सेप्टर एंड ऑल इंटरवेनिंग एंडोर्सर। और पीरियड पार्टी के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो कि आपके पास आ गया जिसने मेक या ड्रॉ किया है उसको, जो एक्सेप्टर है, और जितने भी एंडोर्सर्स है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। एंड देयर लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। उनकी जो लाइबिलिटी जो जॉइंट भी हो सकती है और अलग अलग भी वो हो सकती है। इन केस ऑफ डिसऑनर, अगर डिसऑनर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, द होल्डर इन ड्यू कोर्स में रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनी और ऑल पीयर पार्टीज। और अगर जो मान लो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है, तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो अपना जो अमाउंट उसे रिकवर करना है वो कहाँ से रिकवर करेगा? जो भी पीयर पार्टीज हैं जितनी भी हैं, जैसे पहले कौन कौन सी हो सकती है? मेकर, ड्रॉवर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर्स। इन सभी से कर सकता है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर से कर सकता है। ये सारा का सारा काम कौन करेगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि किसी से भी वो अपनी जो रिकवरी कर सकते हैं। सारी की सारी जितनी पार्टीज होगी उनकी लाइबिलिटीज पर बनी रहती है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 40 डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लाइबिलिटी। तो देखिए किस तरीके से डिस्चार्ज हो सकती है लाइबिलिटी। इफ द होल्डर without the endorser's consent destroys or impairs the endorser's remedy against a peer party, the endorser is discharged from liability। कि अगर क्या हो कि जो होल्डर है वो एंडोर्सर के बिना के कंसेंट के बिना, यानी कि जिस लास्ट पर्सन ने मान लो उसको एंडोर्स किया है और वो उसके कंसेंट के बिना जो होल्डर है वो क्या करता है, कोई ऐसा काम करता है यानी कि वो डिस्ट्रॉय या फिर इम्पेयर्स द एंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट ए पीयर पार्टी। कि जो एंडोर्सर से पहले की जो पार्टी है वो कोई ऐसा काम कर देता है जिससे कि जो एंडोर्सर से पहले की जो पार्टी है उनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। वो या फिर वो खुद बोल देता है कि भाई जो पीयर पार्टीज हैं, यानी कि उससे पहले की जो पार्टी है उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो उस केस में क्या होगा? द एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। तो जो एंडोर्सर है उसकी लाइबिलिटी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल है, मान लो ए से कोई इंस्ट्रूमेंट बी के पास गया और बी से गया सी के पास। तो देखिए, मान लो ए मेकर था, बी ने एंडोर्स किया और सी हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो क्या होगा? बी इज द एंडोर्सर, बी एंडोर्सर है। इफ सी विदाउट बीज कंसेंट रिलीज ए फ्रॉम लाइबिलिटी। तो जो सी है, जो होल्डर है, वो क्या करता है? बी के कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना ए जो है, जो मेकर है, ड्रॉवर है इंस्ट्रूमेंट का, उसको उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर देता है, रिलीज कर देता है। तो क्या होगा? बी लूज इज राइट टू रिकवर फ्रॉम ए। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि भाई जो बी है
अब इंस्ट्रूमेंट उसका तो नहीं था, उसने तो सिर्फ उसको एंडोर्स किया। अब जो रिकवरी यानी कि जो मनी मान लो पे होने वाला था, वो किसके पास से होने वाला था? वो था ए के पास, ए के पास से रिकवर। ठीक है, ए ने जो अमाउंट देना था सी को, ए ने अमाउंट देना था सी को। जो बी बीच में आया उसका तो काम क्या था? सिर्फ कि उसने तो उसको एंडोर्स किया। तो अगर सी ने ए की लाइबिलिटी खत्म कर दी, तो अगर चेक मान लो इंस्ट्रूमेंट है कोई, वो डिसऑनर हो जाता है, तो जो सी है वो किससे पैसे मांगेगा? ए से तो मांग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने ए की लाइबिलिटी खत्म कर दी है, तो वो मांगेगा बी से। तो इस केस में बी क्या बोलेगा? अब बी ने भाई खुद तो पैसे देने नहीं थे, उसने कहाँ से देने थे? ए से लेकर। ठीक है, यानी कि ए ने देने थे पैसे। तो अब सी ने अगर ए की लाइबिलिटी खत्म कर दी है, तो बी क्या बोलेगा कि भाई मेरी लाइबिलिटी भी खत्म हो गई है। तो क्या होगा? बी लूज हिज राइट टू रिकवर फ्रॉम ए, वो ए से रिकवर नहीं कर सकता, देयरफॉर बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। तो उस केस में क्या होगा? जो बी है, जो एंडोर्सर है, उसकी भी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई जिससे पैसे आने थे उसकी लाइबिलिटी जो होल्डर ने अपनी गलती की वजह से या जानबूझ के पहले ही खत्म कर दी है। तो बी का उसमें कोई हाथ नहीं है भाई, बी कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो बी भी भाई अपने हाथ खड़े कर देगा कि भाई मैं भी कुछ नहीं दे सकता, तो उसकी लाइबिलिटी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 85। ये आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर। ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर का मतलब क्या है कि जो पे कर रहा है उस बैंकर को क्या क्या प्रोटेक्शन हो सकती है। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू द पेइंग बैंकर वेयर एंडोर्समेंट आर फोर्स्ड और वेयर एन एजेंट एंडोर्स विदाउट अथॉरिटी। कि भाई जो पेइंग बैंकर है, ठीक है, मान लो कोई क्लर्क है, कोई ऑफिसर है जो कि पे कर रहा है, या फिर बैंक के बारे में बात करें तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पे कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट क्या था? फोर्ज था, या फिर किसी ऐसे एजेंट ने उसको जो एंडोर्स किया जिसकी अथॉरिटी नहीं थी। मान लो मैं किसी फर्म में काम करता हूँ और मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं एंडोर्स कर देता हूँ जानबूझ के कोई फ्रॉड करने के चक्कर में, और जो पेइंग बैंकर के पास हो जाता है वो उसको पे कर देता है। अब वो था फोर्ज था, वो नकली था, तो जो ओनर है, जो ड्रोवर था, मेकर था, वो तो बोलेगा बाद में कि भाई ये पैसे कहाँ गए। तो उस वक्त बात कहाँ पे आएगी कि भाई ये तो किसी ने निकलवा लिया आपके जाली साइन करके। तो उसके बाद पेइंग बैंकर को बोलेगा जाके वो कि भाई आपकी ने जो नेग्लिजिबल में किया है, नेग्लिजेंस के कारण, या फिर आपने जानबूझ के ये पेमेंट की है, तो ये बात बोली जाएगी बैंक को। तो उस केस में जो सेक्शन 85 है वो देता है पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन। तो वो क्या बोल सकते हैं कि भाई हमें नहीं पता था कि जो आपके जो चेक वगैरह मान लो आया था वो फोर्ज था, उसके ऊपर किसी और ने साइन किए थे। ठीक है, तो ये बात वो बोल सकता है, यानी कि बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इस तरीके से पेइंग बैंकर जो है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर कोई ऐसा काम होता है। अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं, वो क्या क्या होंगी देखिए। जैसे where an order check appears to be properly endorsed, payment in due course discharge the drawee banker। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर चेक है और चेक अपीयर से बीच तो मतलब ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वो प्रॉपरली एंडोर्स्ड है, उसको एंडोर्स किया गया अच्छे से। पेमेंट इन ड्यू कोर्स आपने की है, ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि एक अपर एंड टेनर के हिसाब से उसको पेमेंट को करना। अपर एंड टेनर क्या होता है कि आप जो भी उसके ऊपर लिखा गया उसको अच्छे से देखो, आप विदाउट नेग्लिजेंस गुड फेथ में आपको पेमेंट करनी होती है, तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। और यहाँ पे ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही पेइंग बैंकर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी। अगर आपने गुड फेथ में नहीं की है, जानबूझ के की है, या फिर आपने नेग्लिजेंस में की है, चेक के ऊपर कुछ और लिखा गया है, या साइन ही बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं, देखने से ही पता चल रहा है, तो इस केस में वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। और अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी तो प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। और अगर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है, तो जो ड्रॉवी बैंकर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ऑर्डर चेक है, ऐसा लग रहा है देखने की बिल्कुल सही है, एंडोर्स अच्छे से किया गया है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स आपने की है, और अगर वो गलत निकलता है बाद में, तो जो ड्रॉवी बैंकर है वो अपने
जो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि वो प्रोटेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा होता है इन केस ऑफ बैरियर चेक। बैरियर चेक में क्या होगा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है टू द बैरियर डिस्चार्ज द ड्रॉवी बैंकर। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा कि अगर बैरियर चेक था और आपने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है और बाद में वो फोर्ज निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो उस केस में भी जो ड्रॉवी बैंकर है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 87, जो बताता है इफेक्ट ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन। मटेरियल अल्ट्रेशन के बारे में आप सभी को पता है। देखिए, ए मटेरियल अल्ट्रेशन मेक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉइड अगेंस्ट पार्टीज हु डिड नॉट कंसेंट टू द अल्ट्रेशन। यानी कि पहली बात तो अल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है कि जो मटेरियल है जो लिखा गया है एक चेक के ऊपर फॉर एग्जांपल, उसमें कोई भी चेंज करना विदाउट द कंसेंट ऑफ पीयर पार्टीज बोल सकते हो आप, या फिर मेकर और ड्रॉवर, उनके बिना किसी कंसेंट के कोई भी चेंज किया जाता है, चाहे वो होल्डर के द्वारा किया गया हो या फिर किसी एंडोर्सर के द्वारा किया गया, विदाउट द कंसेंट ऑफ पीयर पार्टीज, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन। तो इसमें क्या बोला कि भाई अल्ट्रेशन अगर होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाता है, ठीक है, अगेंस्ट पार्टीज हु डिड नॉट कंसेंट टू द अल्ट्रेशन। यानी कि जो पीयर पार्टीज थी, पहले की जो पार्टीज थी, जो मेकर हो गया, ड्रॉवर हो गया, ठीक है, और एक्सेप्टर हो गया, जो भी हो गए सारे के सारे, तो उनका जो वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर उनकी कंसेंट के बिना ये किया गया है तो उसके उनकी कोई भी लाइबिलिटी इसके अंदर नहीं रहती है, ये चीज़ होती है। दूसरा, मटेरियल अल्ट्रेशन चेंजेस द लीगल इफेक्ट राइट्स और लाइबिलिटी अंडर द इंस्ट्रूमेंट। जिनकी मटेरियल अल्ट्रेशन में होता क्या है, करते क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है कि भाई जो वो तो बता दिया मैंने आपको कि क्या क्या होता है जो मटेरियल अल्ट्रेशन में, और इससे क्या होता है कि लीगल इफेक्ट या फिर राइट्स है या लाइबिलिटी है जो इंस्ट्रूमेंट की है वो चेंज इसमें हो जाती है, यानी कि किसी की ख़त्म हो गई है, किसी की बन गई है, ये काम ही इसके अंदर होते हैं। Examples include change in amount, date, pay और conversion from order to barrier। अब मटेरियल अल्ट्रेशन में किया क्या किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल होल्डर है, होल्डर क्या क्या कर सकता है, अमाउंट चेंज कर दे, लिखा 10,000 1 लाख उसका बना दे, डेट चेंज कर दे, ठीक है, कि मान लो वो एक्सपायर हो गया था, स्टेल चेक हो गया था, उसकी डेट बढ़ा दे, रीवैलिडेट उसको कर दे, या फिर पे चेंज कर दे, किसी और के नाम वो चेक बना दे, कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है, तो या फिर ऑर्डर टू कन्वर्जन हो सकती है ऑर्डर टू बैरियर में, कि ऑर्डर से उसको बैरियर में चेंज कर दे। तो ये सारी सारी चीज़ें मटेरियल अल्ट्रेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें सेक्शन 88, एन एक्सेप्टर और एंडोर्सर रिमेन्स बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट डिस्पाइट एनी प्रीवियस अल्ट्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। कि भाई जो एक्सेप्टर है या फिर जो एंडोर्सर है रिमेन्स बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस और एंडोर्समेंट डिस्पाइट एनी प्रीवियस अल्ट्रेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। अगर पहले कोई अल्ट्रेशन हुई है, ठीक है, अब जो आने वाले एक्सेप्टर हैं, एंडोर्सर है, उनको उसके बारे में कोई चीज़ पता नहीं है, तो वो सारे सारे उसमें क्या रहेंगे, वो उसमें लाइबल रहेंगे, क्योंकि अल्ट्रेशन जो उनसे पहले हो चुकी है, उन्होंने एक्सेप्ट अगर किया है उसको, ठीक है, तो अगर वो गलत एक्सेप्ट करे तो वो भी उन्हीं की गलती है, तो इसलिए वो सारे जो आगे की जो पार्टीज आएंगी वो सारे के सारे उसमें क्या रहेंगे, वो उसके लिए लाइबल रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 89। देखिए, इफ ए मटेरियल अल्ट्रेशन इज नॉट अपरेंट एंड पेमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स, द पर्सन और बैंकर मेकिंग पेमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हम कि भाई अगर मटेरियल अल्ट्रेशन है और इज नॉट अपरेंट, यानी कि दिखाई नहीं दे रही है, अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि भाई इसमें कोई मटेरियल अल्ट्रेशन हुई है, तो और पेमेंट इन ड्यू कोर्स होती है कि जो पेइंग बैंकर है वो अच्छे से चेक करके पेमेंट करता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, तो क्या होगा कि जो पर्सन है या फिर जो बैंकर है जिसने पेमेंट की है इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, तो वो अपनी लाइबिलिटी से खत्म, जो उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे, कि अगर कल कोई
मुआवजा मांगता है या कोई भी अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। अगर मटेरियल अल्टरेशन सिर्फ देखने से ही, नंगी आंखों से देखने से ही अगर उसका पता नहीं चल रहा था तो उसके ऊपर यानी कि उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ऑफ चेक। अब जो क्रॉसिंग होती है वो चेक्स के लिए होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कई चीज़ें आती है लेकिन जो क्रॉसिंग होती है वो होती है चेक के ऊपर। सेक्शन 123 में बताता है जर्नल क्रॉसिंग के बारे में। अब क्रॉसिंग होती कहाँ पे है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास चेक है, इस तरीके से रेक्टेंगल सेम में चेक होता है, तो यहाँ पे जो होता है टॉप कॉर्नर जो होता है यहाँ पे आपके पास होती है इसकी क्रॉसिंग, यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग हो जाती है टॉप कॉर्नर पे। ये कुछ टाइप्स दिए गए हैं। स्पेसिमेन ऑफ जर्नल क्रॉसिंग, ऐसे 2 लाइन लगा दी यहाँ पे, उसके बीच में लिख दिया एंड को, या फिर पेज अकाउंट ओनली, या फिर नॉट नेगोशिएबल लिख दिया इसके बीच में, या फिर सिर्फ लाइन लगा दी। उसके बाद दूसरा होता है स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल या फिर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। उसमें क्या हो सकता है कि क्रॉसिंग करके पीएनबी लिख दिया बीच में, एंड COPNB लिख दिया, अकाउंट पे PNB लिख दिया, फिर नॉट नेगोशिएबल PNB, ये कुछ भी यानी कि लिखा जा सकता है। ये अलग अलग टाइप्स है क्रॉसिंग के। तो फर्स्ट क्रॉसिंग इसमें हमारे पास है जर्नल क्रॉसिंग, सेक्शन 123 में इसको बताया गया है। देखिए, जर्नल क्रॉसिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस विद और विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल और CO। कि भाई जर्नल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि 2 पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जिनके बीच की दूरी बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ये था, मान लो आपने एक लाइन ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ट्रांसवर्स लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, और ट्रांसवर्स लाइन रहेंगे यानी कि इस तरीके से डायगोनली वो इसके ऊपर लगाई जाती हैं। विद और विदाउट द वर्ड्स, उसके अंदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे एग्जांपल दिया आपको, बिना वर्ड के भी जो क्रॉसिंग हो सकती है, या फिर उसके अंदर कुछ वर्ड भी लिखा जा सकता है, जैसे नॉट नेगोशिएबल या फिर एंड CO, इस तरीके से लिखा भी जा सकता है, ना भी लिखा जाए, तो उसे बोलते हैं जर्नल क्रॉसिंग। तो इसको बोलते हैं हम जर्नली क्रॉस्ड चेक। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 124 स्पेशल क्रॉसिंग। क्या होगा? ए चेक बियरिंग द नेम ऑफ ए बैंकर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल इज स्पेशली क्रॉस्ड। कि एक चेक है जिसके ऊपर बैंकर का नाम लिखा है, बियरिंग द नेम ऑफ बैंकर विद और विदाउट द वर्ड, उसके ऊपर कोई वर्ड लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता, जैसे नॉट नेगोशिएबल, तो उसको बोलते हैं हम स्पेशली क्रॉस्ड, यानी कि जिसके ऊपर बैंकर का नाम लिखा गया है। वर्ड्स तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बात क्या है कि बैंकर का नाम लिखा गया है तो उसको बोल देंगे हम स्पेशल क्रॉसिंग। उसके बाद आता है सेक्शन 125 हु कैन क्रॉस ए चेक। एक चेक है उसको कौन क्रॉस कर सकता है? तो देखिए, ड्रावर कर सकता है, और होल्डर में क्रॉस एन अनक्रॉस्ड चेक जर्नली और स्पेशली। कि भाई या तो ड्रॉवर कर सकते हैं, ड्रॉवर जो बना रहा है उसके पास तो है ही है अथॉरिटी कि वो कर सकता है। अब दूसरा आता है होल्डर, होल्डर भी सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसको क्रॉस कर सकता है, ताकि वो उसका कोई गलत फायदा ना उठा ले, कोई चोरी ना कर ले, कुछ ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो होल्डर जो है, होल्डर के पास भी ये पावर है कि वो भी उसको जर्नली या फिर स्पेशली, जो हमने ऊपर पढ़े, दोनों क्रॉसिंग वो कर सकता है। उसके बाद द होल्डर में कन्वर्ट ए जर्नल क्रॉसिंग इनटू स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, कि भाई जो जर्नल क्रॉसिंग है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर। ये कौन कर सकता है? होल्डर। और द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल में बी एडेड टू ए क्रॉस चेक, और वो जर्नल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता है, और वो नॉट नेगोशिएबल उसके ऊपर ऐड कर सकता है। क्रॉस चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल, अगर मान लो पहले ही क्रॉसिंग हुई हुई है तो वो क्या कर सकता है? नॉट नेगोशिएबल उसको जो वो कर सकता है। उसके बाद इसमें आता है ए बैंकर स्पेशली क्रॉस्ड में अगेन स्पेशली क्रॉस द चेक टू अनदर।
अनदर बैंकर एक्टिंग एज इट्स कलेक्शन एजेंट, कि अगर एक चेक एक बैंक के लिए क्रॉस किया गया, स्पेशली क्रॉस किया गया एक बैंकर के लिए, तो उस जो चेक को दोबारा स्पेशली क्रॉस किया जा सकता है। ठीक है, अब वैसे तो जनरली क्या होता है, आपने सुना भी होगा ये, कि अगर कोई चेक जो है वो 2 बैंक्स के लिए क्रॉस किया गया है तो वो पेड नहीं होगा, वो रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम बोल रहे हैं कि उसको कर सकते हैं, और वो जो है वो ठीक भी रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा वॉइड चेक वो नहीं होगा, वो आपके पास ठीक रहेगा। तो वो किस केस में होता है, उसका कारण होता है कि अगर जो दूसरा बैंक है वो कलेक्शन एजेंट का काम कर रहे हो, एक ने कलेक्ट किया है चेक और एक उसको पे करेगा, तो इसलिए 2 बैंक के लिए जो है स्पेशली क्रॉस किया जा सकता है। अदरवाइज अगर एक ही वैसे ही 2 बैंक के लिए उसको क्रॉस किया गया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों में से कोई भी पे कर देगा, तो वो चेक वॉइड हो जाता है, वो चेक रिटर्न आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है होल्डर फॉर वैल्यू। देखिए, a banker becomes a holder for value when it parts with its own funds before receiving the check proceeds from another bank, कि भाई एक बैंकर है, यानी कि एक बैंक है, वो होल्डर फॉर वैल्यू कब बन जाता है, जब वो अपने तरफ से जो कस्टमर है, मान लो जिसका चेक था, वो अपनी तरफ से पेमेंट कर देता है विदाउट, जब तक कि आगे से पेमेंट नहीं आएगी। पेमेंट यानी कि अगले बैंक से फॉर एग्जांपल पेमेंट आनी थी, वहाँ से पेमेंट आने से पहले ही वो अपनी तरफ से ही पेमेंट कर देता है कस्टमर को, तो उसको बोल देते हैं कि जो बैंकर है वो होल्डर फॉर वैल्यू है। दूसरा कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन मीन्स अनलॉफुल टेकिंग, यूजिंग, डिस्पोजिंग ऑफ और डिस्ट्रॉइंग गुड्स इनकंसिस्टेंट विद द ओनर्स राइट ऑफ पोजेशन। यानी कि कन्वर्जन का मतलब क्या है कि ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर आपका हक नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लैपटॉप है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, तो अगर इस लैपटॉप को मेरे कोई पर्सन जिसके पास इसका पोजेसन नहीं है, पोजेसन मेरे पास है, इसका मेरा लैपटॉप है, तो मेरे कंसेंट के बिना इसको मान लो बेच देता है या इसको ख़राब करता है या ख़राब करने की कोशिश करता है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन, कि भाई अनलॉफुल टेकिंग करता है, अनलॉफुल टेकिंग करता है। मेरे मान लो चीज़ किसी और की है, कोई दूसरा पर्सन जिसके पास कोई ना तो कोई रीज़न है उसको डिस्ट्रॉय करने का, डिस्पोज करने का, ना ही उसके पास राइट है, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। देखिए क्या होता है, व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन नोटेड or protested for no acceptance or for better security and any person accept it for the honor of the drawee or any endorser, it is called acceptance for honor। यानी कि जब क्या हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो नोटेड हो जाता है, फिर या फिर प्रोटेस्टेड हो जाता है, यानी कि अगर जो पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, नॉन एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या होगा, नोटेड होगा वो, और यानी कि नोटिस होगी उसकी, और उसका प्रोटेस्ट भी कर लिया जाएगा, यानी कि उसके एक फॉर्मल जो सर्टिफिकेट भी ले लिया जाएगा। तो क्या हो सकता है, फॉर बेटर सिक्योरिटी एनी पर्सन एक्सेप्ट इट, तो क्या हो सकता है भाई, कोई दूसरा पर्सन मान लो जिसको फेवर में था उसने तो लिया नहीं वो, लेकिन कोई दूसरा पर्सन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, इट फॉर द ओनर ऑफ द ड्रोवी और एनी एंडोर्सर, ताकि जो ड्रोवी है जिसको पैसा जाना है, या फिर जो एंडोर्सर है जिसने पैसा मान लो देना था, उसके ओनर के लिए, कि भाई उसका जो आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो कि भाई उसकी जो इज्जत खराब ना हो, कि भाई चेक बाउंस हो गया, ठीक है, डिसऑनर हो गया, तो उस के लिए वो क्या करता है कि दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर, तो उसको बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ ओनर, यानी कि भाई दूसरे को सम्मान देने के लिए कि भाई उनके जो मान लो चेक डिसऑनर ना हो, कंपनी है मान लो कोई है, कंपनी ने दिया है, तो उसकी या फिर कोई एंडोसर है उसके जो भाई सम्मान खराब ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, तो इसके लिए कोई दूसरा पर्सन को उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बोल देते हैं हम एक्सेप्टेंस फॉर ओनर।
नेक्स्ट हमारे पास है एलओनजी। एलओनजी भी आपने पढ़ा है, ठीक है, हम बताया था मैंने आपको। एलओनजी क्या है? एलओनजी इज ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर attached to a negotiable instrument when there is no space left for further endorsement। अब आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको इनडेफिनेटली टाइम जो एंडोर्स किया जा सकता है। अब जब भी एंडोर्स करेंगे तो उसके ऊपर साइन होंगे। अब साइन अगर आपको बोले कि भाई 100 लोगों के साइन आपको लेके आने आने हैं, तो अब एक चेक के ऊपर 100 लोगों के साइन नहीं हो सकते। तो उस केस में क्या होता है, एक ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर, एक अलग पीस ऑफ पेपर को उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल चेक है, उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, उस पर स्टेपल कर दिया जाता है और उसके ऊपर उन सभी लोगों के साइन ले लिए जाते हैं। वो सभी लोग उसके ऊपर एंडोर्स उसको कर देते हैं। तो जो पेपर उसके साथ अटैच किया गया है, उस पेपर को बोला जाता है एलओनजी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लगभग 2-3 वीडियो इसकी और बनेंगी और आपका ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी आपको इसको नहीं छोड़ना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और जो भी बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।